नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। उरी हमले के 15 दिन भी नहीं बीते कि एक बार फिर पाकिस्तान ने अपना वही चेहरा दिखाया जो फिर से सवाल खड़ा करता है कि पाकिस्तान का इलाज क्या है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान ने 3 हिमाकत की है। सबसे पहले बारामूला, वहां आतंकियों ने बीएसएफ सेना कैंप पर हमला किया। फिर गुरदासपुर के पास सीमा पर 7 से 8 संदिग्ध लोगों की घुसपैठ की कोशिश की खबर सामने आई। और फिर जम्मू कश्मीर में पुंछ के शाहपुर केरनी सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। ये सब कुछ तब जब अभी 5 दिन पहले ही पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का घाव खा चुका है। इस बीच पाकिस्तान मीडिया के हवाले से भी यह खबर आई है कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी अजीत डोवल और नासिर जांजोआ के बीच बातचीत हुई है। यह पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक अजीत डोवल और नासिर जांजोआ के बीच मौजूदा तनाव को कम करने पर बात हुई है। तो क्या पाकिस्तान बातचीत का झूठा दिखावा करता है? अगर है ऐसा तो फिर क्या पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए या फिर कंप्लीट बॉयकॉट ही आखिरी इलाज है? सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपसे तारुफ करवाऊं उससे पहले ये रिपोर्ट। आज यहां से सीधा पाकिस्तान की आवाम से बात करना चाहता हूं। इस वक्त पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनली आइसोलेट हुआ है। अमेरिका से जो हमारे ताल्लुकात थे मेरे ज़माने में वो नहीं है। वो तो अमेरिका में तो हमारी से नाराज़गी है यहाँ। तो ऐसी सूरत हाल जब होता है तो मुल्क कमज़ोर होता है, इंटरनेशनली कमज़ोर होता है और हमारे खिलाफ यूनाइटेड नेशन में मोशंस मूव हो जाती हैं, तो उसका हम नहीं मुकाबला कर पाते हैं। बायलैटरल कोई बातचीत उनसे नहीं हो रही। हमारे डीजीएमओ ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तब भी उनके डीजीएमओ को सूचना दे दी थी। उतनी बातचीत तो उस लेवल पे होती है, लेकिन बायलैटरल कोई बातचीत नहीं होती। ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ बात करने से भी हल नहीं होंगे, सिर्फ आर्थिक नीतियों के बल पर भी हल नहीं होंगे और सामाजिक संबंधों को वो सुधारने के लिए बहुत टाइम लगता है, उससे भी आसानी से हल नहीं होंगे या सिर्फ गोली से भी हल नहीं होंगे। तो इसमें उनको सोचकर काम करना पड़ेगा। नहीं, आज का समय तो बातचीत का नहीं। आज पाकिस्तान को उरी के हमले के बाद डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने का है। ऑब्जेक्टिव्स हैं ये पूरा करना चाहते हैं, उसमें अभी तक ना तो इनको उरी में सफलता मिली, न पठानकोट में सफलता मिली और ना ही बारामूला में मिलेगी। पाकिस्तान को इन सब चीज़ों का बहुत महंगा पड़ेगा और उनको भारत इनको छोड़ेगा नहीं, इसका बदला अवश्य लिया जाएगा। ताल ठोक के पहला सवाल, फिदायीन पाकिस्तान की दुनिया में कौन लेगा गारंटी? दूसरा सवाल, पाकिस्तान की आतंकी नीति का आखिर इलाज क्या है? तीसरा सवाल, भरोसे के कातिल पाकिस्तान पर कैसे करें विश्वास? और ताल ठोक के आज का चौथा सवाल, क्या सिर्फ बहिष्कार पॉलिसी ही है पाकिस्तान का इलाज? मेजर जनरल रिटायर्ड अशोक मेहता साहब हमारे साथ बने हुए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। रक्षा मंत्रालय में डिफेंस प्लानिंग स्टाफ के संस्थापक सदस्य हैं। 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में शामिल रह चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ है शशांक जी, जो कि पूर्व विदेश सचिव हैं। दिसंबर 2003 से लेकर जुलाई 2004 तक विदेश सचिव रहे हैं। कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं। पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में मिनिस्टर पॉलिटिकल के पद पर काम कर चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शबनम लोन साहिबा हमारे साथ हैं, जो कि एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं। आपका भी मैम बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है, यूपी के देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। डॉक्टर पात्रा भी हमारे साथ है। सर, आपका भी स्वागत है। बीजेपी के प्रवक्ता के सेंट्रल कमेटी में ओडिशा के प्रतिनिधि हैं, पेशे से डॉक्टर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी को शुरू के 30-30 सेकंड दूंगी, क्योंकि आज की तारीख में सबसे वाजिब सवाल और सबसे बड़ा सवाल यही है
उरी अटैक, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स, उसके बाद ये गीदड़ भभकिया, उसके बाद गुब्बारे आ जाना, कबूतर आ जाना, और फिर यहाँ बारामूला को ले लीजिए या फिर गुरदासपुर को ले लीजिए, वहाँ घुसपैठ की कोशिश करना। अभी पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड क्या है? सबसे पहले मेजर जनरल मेहता, स्टेट ऑफ माइंड। कंफ्यूज्ड है बहुत, और कंफ्यूज्ड ये कैसे जाहिर होता है कि जब हमारा प्यूनिटिव रिटेलिएशन यानी कि जवाबी हमला हमारा हुआ पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ, तो पहला जो रिएक्शन पाकिस्तान से आया वो ये था कि ये तो हुआ ही नहीं, वो डिनाइल की बात है। वो उनका जो ख़ास अंग्रेज़ी में कहते हैं जो छाप है, हॉलमार्क है पाकिस्तान का, वो डिनाइल है। और उस डिनाइल को कायम रखने के लिए राहिल शरीफ जनरल साहब ने क्या बयान किया कि ये तो मलिशियस प्रोपेगेंडा है, और मलिशियस प्रोपेगेंडा के ऊपर उन्होंने 40 फॉरेन जर्नलिस्ट्स को लाइन ऑफ कंट्रोल पे ले गए और उन्होंने दिखाया। और ये भी ताज्जुब की बात है क्योंकि क्रॉस बॉर्डर रेड या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कोई हम वहाँ ये छापा तो नहीं छोड़ के आएंगे कि हमने रेड किया है। एंड रेजिडेंशियल है वो इलाका जहाँ ले गए हम, और जहाँ भी ले गए। हाँ। और उसके बाद जो क्या हुआ कि यूएन उन्मो गिप, यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, भारत ने तो 71 साल की लड़ाई के बाद उनको डिसमिस कर दिया, आप जाइए, वी डोंट रिकग्नाइज यू। अब पाकिस्तान ने उनको रखा हुआ है क्योंकि वो कश्मीर के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए वो रखना पड़ता है, तो उनको भी ले गए। तो उनसे स्टेटमेंट भी उन्होंने ली कि देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ फायर, यानी कि कोई सबूत नहीं है। तो बहुत बड़ा माहौल एक तरफ से बनाया। दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान का मीडिया है और उन्होंने डॉक्टर्ड फुटेज दिखाया जिसमें 8 इंडियन सोल्जर्स को शहीद की तौर से उन्होंने, सर वो 4 साल पुराना वीडियो 4 साल और उसके साथ उन्होंने अपना ये भी बताया कि उनके 2 जवान। लेकिन मीडिया वालों ने ये कहा कि ये अटैक हुआ है। जो मीडिया की रिपोर्ट है उन्होंने कहा कि ये बेशक ये ऐसे हों। सो कुछ खबरें हैं हो रही हैं, कुछ खबरें हैं डिनाइल की, और इसलिए मैंने उसको बहुत कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में है। शशांक जी, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है। यह डेंजरस भी है ऐसे समय में, क्योंकि अगर वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि अभी तक तो आतंकवादी जो सरगना थे उनको पूरा फ्री रन मिला हुआ था, अब जब से भारत ने ये सर्जिकल स्ट्राइक्स किए हैं अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। आतंकवादी तो भागना चाहते हैं, आतंकवादी सरगना उनको और आगे ढकेलना चाहते हैं। आर्मी की समझ में नहीं आ रहा है कि पुराना जो उनका रवैया था आतंकवादियों को आगे बढ़ाने का, और सब जगह आतंकवादी हमले करके अपना हाथ पीछे खींच के कह रहा है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, अब वो पोल खुलती चली जा रही है। क्योंकि कहते हैं 2 उनके आर्मी के सैनिक मारे गए, तो वो क्या कर रहे थे वहाँ पे लॉन्चिंग पैड्स पे बैठे हुए। तो इस तरीके की बातें जब हुई हैं और नवाज़ शरीफ साहब ये सोच रहे हैं कि शायद फ़ाइल उनके पास आ गई है नए आर्मी चीफ़ की, तो नए आर्मी चीफ़ को देंगे या पुराने वालों को जो है वो देना, आगे समय देना है। तो ये सब बातें इस तरह की वहाँ हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से मौका है इस समय कि जो विदेशी ताकतें हैं, पाकिस्तान के मित्र भी हैं और उनको हथियार भी देते रहे हैं, पैसा भी देते रहे हैं, तो पाकिस्तान के ऊपर ज़ोर डाल के उनको ज़िम्मेदारान बिहेवियर करने के लिए उनको आगे बढ़ा सकते हैं कि भाई आतंकवादियों को छोड़ो और काम करो जो कि सेना को करना चाहिए अपने देश की रक्षा के लिए। लेकिन ये कितना पॉसिबल है? ये शबनम लोन, मैं आपको ला रही हूँ इस डिबेट में, ये कितना पॉसिबल है कि आप जिम्मेदारी से जरा बिहेव कर लीजिए। आप समझ जाइए कि जिनको पाल रहे हैं वो आस्तीन का सांप है। आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो टेररिस्ट पर की है, आप पर नहीं की है। आप तो साथ आ जाइए। क्या जिम्मेदारी कबूल करेगा?
जी मेरे हिसाब से जो आज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने जो बयान दिया है वो मेरी नज़रों में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सारी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो माहौल क्रिएट हुआ है शायद कहीं परवेज मुशर्रफ साहब उसको मिरर कर रहे हैं। देखिए, परवेज मुशर्रफ साहब आर्मी चीफ भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और उन्होंने कुछ फार्मूला भी दिया था कश्मीर के इशू के बारे में। तो उनकी जो स्टेटमेंट है उसको बहुत बारीकी से देखा जाना चाहिए, और ये सही है कि पाकिस्तान इस वक्त डिप्लोमेटिक कम्युनिटी में लगता अलग थलग पड़ा हुआ है। वैसे भी मैं कहूँ कि जनरल मेहता साहब जो फरमा रहे थे, कुछ कंफ्यूजन है जब पाकिस्तान फोर्सेस ने बिल्कुल रिफ्यूट किया सर्जिकल स्ट्राइक का। मैं आपसे ये बताऊं, मैं खुद सुबह BBC हिंदी बाकायदगी से सुनती हूँ, तो उसमें पहली जो हेडलाइन थी यूनाइटेड नेशंस के स्पोक्सपर्सन स्टेफान डुजारिक की, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास मीडिया रिपोर्ट्स के बगैर कोई सबूत नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। तो अब ये है कि लेकिन ये सही है कि जब भारत ने तमाम एम्बेसडर्स को इसके मुतल्लिक खबर की, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है इसकी जो पुष्टि है बहुत सही मानू में अब होनी चाहिए। देयर शुड बी नो रूम फॉर कंफ्यूजन। शबनम, आप एक DGMO प्रेस कॉन्फ्रेंस वरना क्यों करेगा, आप मुझे ये बताइए। DGMO का आकर ये कहना कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, आपको लगता है ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होगा? ये सुपरफिशियल बातें होंगी? मतलब कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि देयर इज अ कंफ्यूजन कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई? जी मैं आपसे ना, मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन मैं आपको BBC हिंदी की कल की पहली हेडलाइन ये थी, स्टीफान डुजारिक जो थे, इसमें आयशा सिद्दीका और भारत से बेदी साहब थे जिन्होंने इस मसले पे बहुत देर बात की। तो यही मैं कह रही हूँ, मेरे जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि एक सॉवरेन मुल्क जब इस तरह की स्ट्राइक करेगा, जाहिर है वो रिपोर्ट सही होगा। नहीं, ये इसमें प्रॉब्लम ये उठ रही है। हाँ, आप अपना जवाब दें उससे पहले मैं उसको थोड़ा साफ करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप शबनम लोन कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि वो हाई अलर्ट पर है फौज, और ऐसी हाई अलर्ट पर फौज एयरफोर्स अलर्ट पर है। उन्होंने फ्लाइंग रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, ओवर फ्लाइट्स के रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं, लीव रद्द की हुई है। ऐसे माहौल में अगर 5 या 7 जगह पर 150 कमांडो अंदर घुस जाते हैं और सब लौट आते हैं, तो उसको कबूल करना उनके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो इसलिए वो उसको कबूल नहीं कर रहे, ऑफिशियली अभी तक कबूल नहीं हुआ है। क्योंकि अगर हाफिज सईद कहते हैं हमको सिखाना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक, वो तो स्पोक्स पर्सन बन गया है सर, पाकिस्तान का स्पोक्स पर्सन है वो, और अनऑफिशियल ऑफिशियल भी मुझे कहने की कबूल नहीं करेंगे। अखिलेश जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हो, अब मैं आपको डिबेट में लाती हूँ। मुझे एक तो ये भी बता दीजिएगा कि आपको क्या लगता है आज की तारीख में ये पाकिस्तान का स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके का है कि साहब गुब्बारे भेजे जा रहे हैं, वहां का कोई हुक्मरान तो आगे आकर कुछ नहीं कह पाता है, उनसे कहा जाता है कि जरा इसकी निंदा कर दीजिए, वो नहीं होता है, लेकिन हाँ हाफिज सईद जरूर आ जाता है और उसी सरजमी से वो ललकारता है, वो धमकाता है। हैसियत तो देखिए आप, वो धमकाता है कि हम बताते हैं सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। रूबिका, देखो अभी आप लोग सब लोग बहस कर रहे हो कि पाकिस्तान को सुधर जाना चाहिए, हर कोई नसीहत दे रहा है, लेकिन क्या वो सुधरा है? पिछले 20-25 वर्षों का आप इतिहास देख लें, जिसके खैरात पे वो जीता है अमेरिका, उसको तक के तो सुना नहीं है, वहीं से ओसामा बिन लादेन अमेरिका लेके गया। तो ये अपेक्षा करना है कि वो सुधरेगा। भारत, कहावत है ना कि घर में घुस के 4 लात मार के चलाया और कानों कान उनको खबर भी नहीं लगी, वही भारत की सेना ने कर दिया। तो वो तो सॉफ्ट हैं, और उनसे अपेक्षा करना कि ये कुछ सुधरेंगे, ये सिर्फ एक ही भाषा से सुधरने वाले हैं, वो भाषा है शक्ति की।
चाहे वो शक्ति सेना की हो, चाहे वो शक्ति राजनीतिक कूटनीतिक दुनिया की विदेश नीति की शक्ति हो, तभी वो सुनने या सुधरने वाले हैं। अब रही बात पाकिस्तान को इस तरह सुधारना, लेकिन हमें भी अपनी चीज़ें, जैसे आपने शुरू में दिखाया, पाकिस्तान ने बात की, एक दो स्लोगन आपके आए नीचे कि हमें क्या बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, दुखे ये इन सब चीज़ों पे हमारे देश को भी स्पष्ट रुख अख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हम बात हुई है NSA लेवल पे। हमारे तरफ से अभी शहनवाज साहब को मैंने सुना, उन्होंने कहा जैसे DGMO लेवल की जिस तरह से बात हुई उसी तरह से वो बात हुई है। तो अगर DGMO लेवल से हमारे तरफ से बात हुई तो हम लोगों ने तो बताया कि हमने ये स्ट्राइक किया है और इस कारण से आपको हमें सूचना दे रहे हैं। तो अगर उसी तरह उन्होंने बात की तो उन्होंने क्या सूचना दी, तो वो चीज़ भी जग जाहिर हो जानी चाहिए थी। मैं बार बार जिस दिन से बहस हो रही है उस दिन से हम कह रहे हैं कि हम लोगों पे सब पे प्रेशर बनेगा कि आप बात करो, लेकिन हमें एक स्टैंड रखना चाहिए कि जब तक पाकिस्तान ये चीज़ें नहीं कर देगा हम बायलैटरल बात नहीं करेंगे। और जो मित्र राष्ट्र हमसे कहते हैं बात करो, पीस के लिए आगे बढ़ो, उससे हम कहें कि भाई आप फिर ये करवाओ। हम बहुत कदम बढ़ा चुके दोस्ती के, आपने हर कदम पे हमें धोखा दिया। हमारे भी टर्म्स कंडीशन साफ हो जानी चाहिए। मतलब अब बहुत हो गया है। जो हमसे कह रहा है वो छलक चुकी है, नहीं बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए। आप शबनम लोन को मैं वही कह रहा हूँ कि ये बातें भी उन मित्र राष्ट्रों को भी बताना चाहिए कि हमारे ये कंडीशंस हैं, आप हम पे अन्यथा दबाव मत डालो। हमारे कंडीशन जब तक पूरे नहीं होंगे हम नहीं बात करेंगे। आपके कहने से हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे भी कंडीशंस हैं। ये कहे पाकिस्तान ये चीजें माने, ये चीजें करें। में हमारे साथ खड़े हैं, अलग थलग कर ही दिया। सार्क जैसे इतने बड़े इवेंट को पाकिस्तान को दोबारा ले लेना पड़ा, ये अपने आप में बताता है कि बहिष्कार हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली हो रहा है। संबित, मैं आपके पास नहीं आ पाई, कुछ टेक्निकल इशू था, इसलिए अभी आप जुड़ गए हमारे साथ। संबित, सवाल सीधा मैं यही कर रही थी कि आज की तारीख में आप पाकिस्तान के लिए किया क्या जाना चाहिए? उनको अलग थलग कर दो तो बौखलाहट होती है, उनकी मदद करो आतंकियों को खत्म करने में तो उनको लगता है हम पर अटैक हो गया है, भाई हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज ऑल पार्टी मीटिंग बुला लेते हैं और कहते हैं कि ये हिंदुस्तान का अग्रेशन नहीं चल पाएगा। तो पाकिस्तान अब चाहता क्या है, क्या किया जाए? देखिए, पाकिस्तान का साथ क्या किया जाना चाहिए वो ऑलरेडी कर दिया गया है और वो सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से कर दिया गया है। मगर इससे पहले कि मैं टेक्निकली आपसे ऑफ था, मैं शबनम लोन जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा और सरकार से दरख्वास्त की कि देयर शुड बी नो रूम फॉर कन्फ्यूजन। मैं शबनम जी को कहना चाहूँगा, लुक एट द कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान। द कन्फ्यूजन इन पाकिस्तान इटसेल्फ लीव्स नो रूम फॉर कन्फ्यूजन। पाकिस्तान की स्थिति देखकर ही मालूम पड़ जाता है कि कोई रूम फॉर कन्फ्यूजन नहीं है। बाकी आर्मी पर विश्वास रखिए, समय आने पर आपको जो प्रूफ चाहिए वो भी जरूर मिलेगा। देखिए, आपने इफेक्ट पूछा था कि पाकिस्तान पे क्या असर पड़ा है इस सर्जिकल स्ट्राइक का और क्या नतीजा हुआ है, क्योंकि आज बारामूला में जिस प्रकार से अटैक हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में हम बात कर रहे हैं। 3C है, 3 C's, इफेक्ट ऑफ 3 C's। नंबर 1, जैसे बिल्कुल सही कहा मेहता साहब ने, लेफ्टिनेंट जनरल मेहता साहब ने, कि कंफ्यूज्ड है पाकिस्तान कंफ्यूज्ड है। नंबर 2, कॉर्नर्ड है। 3rd C है कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द सर्जिकल स्ट्राइक इन पाकिस्तान। देखिए, कंफ्यूजन के विषय में बहुत कहा गया। कॉर्नर्ड है, वो अपने घर में भी कॉर्नर्ड है और वो इंटरनेशनली भी कॉर्नर्ड है। आपको याद रखिए, आपको याद होना चाहिए कि चंद दिनों पहले डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के हैं वो धमकी दे रहे थे कि हम तो न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे अगर इंडिया कुछ करेगा। और अब छोड़ क्या रहे हैं? कबूतर, बैलून, पत्थर। ये पत्थर, कबूतर, बैलून छोड़ रहे हैं। उस पर अमेरिका ने उनको आगाह भी किया है कि आप इस प्रकार से एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट की तरह बिहेव मत कीजिए। दूसरा, व्हाइट हाउस पिटीशन। अब देखिए, ओबामा सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम ऑनलाइन पिटीशन करेंगे और 1 लाख किसी भी पिटीशन पे क्रॉस करेगा तो हम रेस्पॉन्ड करेंगे। हम सबको जान के आश्चर्य होगा कि ये पूरा टाइम मियाद जो होता है वो लगभग 1 महीने का देते हैं, मगर एक ही हफ्ते में 1 लाख पीपल, जो कि उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, वो क्रॉस हो गया। और 2 हफ्ते से कम समय में 5 लाख लोगों ने अमेरिका में पिटीशन कर दिया है कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट के रूप में घोषित कर देना चाहिए। और आज देखिए, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, बर्मा,
श्रीलंका हो, नेपाल हो, सबने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया है। पाकिस्तान एक तरफ पड़ा हुआ है। जहां तक अखिलेश जी का सवाल है कि सरकार को एक क्लियर रुख रखना चाहिए कि बातचीत करनी है या नहीं, उसका उत्तर तो बड़े स्पष्ट रूप से यूनाइटेड नेशन में ही दे दिया गया कि आप अगर आतंकवाद करेंगे तो हम बातचीत नहीं करेंगे। और इसमें बड़ी क्लैरिटी है कि आतंकवाद का सफाया पहला रिक्वायरमेंट है, जब तक वो नहीं होगा बातचीत नहीं होगी। कोई कंफ्यूजन ना रखे। ठीक है शशांक जी, मैं यहाँ ये समझना चाह रही हूँ, आपने कॉर्नर कर दिया, आपने उसका बहिष्कार कर दिया, आपने वहाँ से जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं वो ख़त्म कर लिए। आतंकवादी तो सब अंदर ही है सर। नाउ इट इज़ बिकम अ प्रेशर कुकर। उस स्थिति में क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट विल हैपन? नहीं, जैसे आपने देखा है पाकिस्तान के अंदर बहुत आतंकवादी हमले हुए हैं और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा कि जितने भारत में आम जनता में लोग मरे हैं आतंकवाद से, पाकिस्तान में उससे कहीं ज़्यादा मरे हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए अब ये जिम्मेदारी बन जाएगी कि अपने आतंकवादियों को ठीक से उनको या तो इराक़ और सीरिया में भेजें अगर वाकई में इस्लामिक आतंकवादी हैं जो कि वो कहते हैं कि हम इस्लाम लाएंगे सारे में, पूरा जो इस्लामिक स्टेट का विचार है उस तरह पे काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर खाली पाकिस्तानी आर्मी के वो प्यादों की तरह काम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव पड़ने वाला है। भारत का तो पड़ ही गया है, बाकी और सब पड़ोसी देशों का भी और दूर के देशों का सबका पड़ने वाला है कि बहुत ही गैर जिम्मेदारान पाकिस्तान की सेना है जो कि एक तरफ आतंकवादियों को अपने अंडर में लेके काम कर रही है बिना किसी प्रिंसिपल्स के। एक बहुत वाजिब पॉइंट आपने यहाँ पर उठाया है शबनम, क्योंकि आप भी बहुत हद तक इन चीज़ों को समझती हैं और ख़ासकर मैं इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास आ रही हूँ। इकलौता पाकिस्तान ऐसा देश है जहाँ पर नारा इस तरीके से लगता है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर इस तरीके की बात होती है, इस तरीके के नारे लगते हैं। अब मेरा सीधा सवाल ये है कि ये करेगा क्या? सेना जो है वो दबी हुई है इन सारे के सारे एक्सट्रीमिस्ट और इन सारे के सारे आतंकवादियों में। आप हुक्मरानों को तो भूल ही जाइए, उनकी जगह तो हाफिज सईद बोलता हुआ नजर आता है। अब शशांक जी जो कह रहे हैं कि भाई इनको भेज दीजिए, आप बाहर की तरफ रास्ता दिखाइए, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? ऐसा हो पाएगा कि पाकिस्तान ये कर पाएगा? सबसे पहले तो मैं आपको लियाकत साहिबा ये कहूँ कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये हमारे कुरान में है। ये अगर कोई लोग इसको अपने पॉलिटिकल रीजंस के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो उनकी बरहमी है। जो हमारा अपना कुरान में नारा है वो अपनी जगह सही है, तो इसको हम उस शय में अंडरस्टैंड कर लें। बट ये आपका कहना सही है, पाकिस्तान में इस वक्त मल्टीफेरियस और मल्टी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं। एक सिस्टम में जहाँ पे भारत अब की बारी बहुत सक्सेसफुल हुआ है, मेरी नज़र में जो ये सार्क का बायकॉट हुआ और इसमें जो हिंदुस्तान को अनडिनायबली सारे मुल्कों का सपोर्ट मिला, ये एक मेरी नज़रों में सिंबॉलिकली एक बहुत बड़ा कदम है कि द एंटायर सार्क ग्रुप जो है उन्होंने भारत की हिमायत की। एक सेकेंडली जो मैं फिर से कहूँगी कि जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे लग रहा है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ रहा है, तो वो भी उनके लिए लम्हे फिक्र होना चाहिए। लेकिन फिर उसमें मैं उसमें मेजर जनरल मेहता साहब की बात को लाना चाहूंगी। वो डिनायल मोड, वो जो हॉलमार्क बना हुआ है पाकिस्तान का, भाई हम तो कह रहे हैं अलग थलग है, अमेरिका भी कह रहा है कि अब देखिए आप अलग थलग हो गए, सार्क के जितने भी देश हैं मेंबर्स वो तमाम भी ये कह रहे हैं कि साहब आपसे नहीं हो पाएगा। तो फिर ये डिनायल मोड से पाकिस्तान सब निकलेगा कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल।